आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य है क्या, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, इसका उदय कैसे होता है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसका जो उदय हुआ क्योंकि इसी क्रम में हुआ है और इसी समय हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा और तुगलक वंश पढ़ा, और इसी काल क्रम में इन दो महानगरों का जो कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है, ये दोनों का उदय होता है। तो इसलिए हम थोड़ा जरूरी हो जाता है कि पहले इसके बारे में जान लें। तो विजयनगर साम्राज्य ये भी बहुत शक्तिशाली था, बहमनी भी। तो आज की डेट में, आज के क्रम में हम लोग जो है विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, इसका उदय कैसे हुआ। तो इससे थोड़ा सा पहले चलेंगे। खिलजी वंश थे, तो खिलजी वंश का एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न किया और उसमें वो सफल भी रहा। और इसके अतिरिक्त आपके तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक रहा है तुगलक वंश का, बहुत ही छोटे शासनकाल में। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल रहा है और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत, वो आधे से ज्यादा उसने ही शासन किया था। 30 साल टोटल रहे हैं। तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है वो बस 30 साल तक रहा, उसमें से आधे से ज्यादा शासन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो एक बार वो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए गया था और वहां पर गया वो, तो उसने दो जो है हरिहर और बुक्का नाम के दो सेनापति थे, उनको कैद कर लिया। उनको जो है वो कैद कर लिया, बंदी बना लिया और बंदी बना करके दिल्ली लेकर चला आया। तो जब वो दिल्ली लेकर के आता है तो उनको बाध्य कर देता है इस्लाम कबूल करने के लिए। तो ये भाई दोनों लोग थे, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। तो इनको जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये इस्लामिक बन गए, मुसलमान बन गए, मुस्लिम। फिर इनको कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ राजपाट करो, फिर इनको छोड़ देता है। जब ये दक्षिण भारत में आते हैं तो चूंकि इन्होंने एक नए साम्राज्य का उदय किया जिसका नाम है विजयनगर। और दक्षिण भारत में हम 4 वंश को पढ़ेंगे। इन 4 वंशों में जो है, एक है आपका संगम वंश, उसके बाद में 4 वंशों को पढ़ेंगे। एक वंश है आपका संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, फिर तालु वंश और अराविडु वंश। ये 4 वंश हम जो है मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें जो संगम वंश है, जो इसकी स्थापना किया था उन्हीं दोनों भाइयों ने किया था, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। और इन्हीं दोनों भाइयों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना, कई बार पूछा गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, उन्होंने जो है इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो दक्षिण भारत में इस तरीके से अगर हम देखें तो इन 4 वंशों को पढ़ना है। तो जो सबसे पहला वंश है वो हमारा संगम वंश है, जो कि 1336 से लेकर के जो है 1485 तक ये चला था। इसी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो चूंकि हरिहर और बुक्का को दिल्ली लेकर गया, इस्लाम कबूल करवाया कि इस्लाम कबूल करो, नहीं करोगे तो मार डालेंगे। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, हम कर लेते हैं इस्लाम कबूल। इस्लाम को कबूल कर लिए, इनको भेज दिया हो, कहा ठीक है अब तुम जाओ। तो आए वो और इनको जो है विद्यारण्य नामक एक संत थे, उनसे मिले। तो जब विद्यारण्य नामक एक संत उनसे मिले, कहे उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किए, कहे हो हम तो पहले हिंदू थे, अब इस्लामिक कैसे हो गए भाई, फिर बदल दिए, कहे इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे सब चीज, जाने दो। तो फिर इन्होंने जो है अपना पुनः धर्म बदल लिया और फिर हिंदू धर्म में आ गए, फिर हिंदू बन गए लोग। तो जब हिंदू बन गए तो इन्होंने जो है संगम वंश की स्थापना की, संगम वंश। और इसी संगम वंश में एक विजयनगर एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है जिसकी स्थापना करते हैं। ये जो विजयनगर है, जो कि दक्षिण भारत में कृष्णा नदी है, जो उत्तर और दक्षिण को 2 भागों में बांटती है। तो जो आपका ये दक्षिण भारत की नदी कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी को दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में 2 भागों में बांटती है कृष्णा नदी। और उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। एक तुंगभद्रा एक नदी है। तो कृष्णा नदी के दक्षिण का जो भाग था, कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग जो था वो विजयनगर था, और कृष्णा नगर के उत्तर का जो भाग है वो बहमनी साम्राज्य का था। ऐसा माना जाता है कि जो बहमनी था वो इस्लामिक था। ये जो बहमनी साम्राज्य है ये इस्लामिक था, मुस्लिम था।
और जो विजयनगर था ये हिंदू साम्राज्य था। तो इस तरीके से उधर इस्लामिक था कृष्णा नदी के उत्तर में, और कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है ये विजयनगर था। इन दोनों को अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि दिक्कत इस बात की थी बहमनी के ऊपर जो है बढ़ नहीं सकते थे, और उससे ज्यादा उत्तर वहां पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुआ करते थे, उधर जा नहीं सकते थे, भाई उनसे बगावत कौन करेगा। दक्षिण में विजयनगर के लिए दिक्कत थी, क्योंकि इधर हिंद महासागर पानी है सब चारों ओर, ये हिंद महासागर है, तो विजयनगर दक्षिण में नहीं बढ़ सकता था। तो इसलिए विजयनगर इनकी ओर बढ़ना चाहते थे और बहमनी साम्राज्य वाले इनकी ओर बढ़ना चाहते थे, इसीलिए दोनों में जो है बहुत आपसी संघर्ष हुआ करता था। और जो बचा था वो इसी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इसी तुंगभद्रा नदी के बीच का ये दोआब क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था ये। तो ये भी था, क्योंकि दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच बसा हुआ, उसी को दोआब कहते हैं। तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये है दोआब। इसी के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ करता था इन दोनों में, विजयनगर और बहमनी में। तो चूंकि हम इस समय विजयनगर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो विजयनगर के अगर वंशों को देखें तो इसमें 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तालु वंश और आर्विड वंश। तो आज हम संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो स्थापना किया गया था वो हमने बताया कि हरिहर और बुक्का नाम के जो 2 भाई थे इन्होंने किया था। इनका अलग अलग शासन भी रहा है। हरिहर तरीके से जो है बहमनी और विजयनगर में खूब एकदम गुत्था खूब लड़ाई होती थी इसी दोआब के लिए। वो कहते थे हमारे, वो कहते थे हमार है, और इसी में खूब झोर की लड़ाई होती थी, कभी नहीं बैठी, जाली दुश्मन थे दोनों एक दूसरे के। पहले विजयनगर बहुत छोटे से क्षेत्र में था कर्नाटक में, लेकिन धीरे धीरे जो है ये पूरे दक्षिण भारत में, इस कृष्णा नदी के पूरे दक्षिण भारत में जो है पूरे तरीके से फैल गया अपना साम्राज्य। पहले बहुत छोटे से भाग में था, लेकिन विजयनगर धीरे धीरे जो है ये पूरे दक्षिण भारत में जो है ये फैल गया था। तो इसमें सबसे पहला जो वंश है आपका संगम वंश। चलिए, तो इस तरीके से इसमें अगर हम देखें तो हरिहर और बुक्का जब लौट के आते हैं तो उनको कौन मिलता है, विद्यारण्य संत मिलते हैं, और पुनः उन्होंने अपना धर्म स्वीकार कर लिया, हिंदू बन गए, और इस तरीके से जो है अपने राजपाट को पूरे तरीके से बढ़ाने लगे। आगे देखिए, इसी क्रम में हम देखते हैं कि इन्होंने बुक्का ने जो कि 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक 20 वर्षों तक इन्होंने जो है शासन किया था, और इन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण कर लिया था। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है इन्होंने धारण कर लिया था। और इनके पुत्र थे कंपक, जिनकी पत्नी थी गंगा देवी, इनकी पत्नी थी। इन्होंने मदुरै विजयम नामक एक रचना किया था। मदुरै विजयम नामक, कहीं पूछा गया मदुरै विजयम किसकी रचना है, तो ये गंगा देवी इन्हीं की रचना है। और इसने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य जो है पूरे तरीके से जो है ये यहाँ तक पूरा इस तरीके से फैला दिया। पहले तो एक बहुत छोटे से भाग में था, लेकिन इसके बाद में जो है पूरे तरीके से दक्षिण भारत में फैल गया। इसने बेलगांव को गोवा से छीन लिया, और इस तरीके से बहमनी, जो कि आपका गोवा बहमनी साम्राज्य में था, इन्होंने क्या किया, युद्ध करके बेलगांव को छीन लिया गोवा से, और अपने विजयनगर में जो है मिला दिया, कहा कि हमारा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है। और इसमें कुछ शासक है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे भी गए। तो इसमें एक शासक है देवराय प्रथम, जो कि 1406 से लेकर के 1422 तक शासन करते हैं। देवराय प्रथम 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक जो है इनका शासन काल रहा है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया। इसी तुंगभद्रा पर, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसी तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया। बांध बनाने के बाद एक नहर का निर्माण कराया, और उस नहर से जो है इन्होंने सिंचाई किया, खूब सिंचाई, फसलों की सिंचाई के लिए खूब बढ़िया प्रबंध कर दिया। नहर आप लोग देखे होंगे, नहर से फसल सिंचाई की जाती है, माइनर छोटे छोटे बनाए जाते हैं खेतों में जाने के लिए। तो इसी तरीके से नदी का पानी जो है पूरे दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए नहर बना करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कृषि के लिए। तो ये देवराय प्रथम जो है, ये उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है, कृषि के क्षेत्र में जो नहरों का निर्माण कराया था। दूसरा है, एक चीज और पूछा जाता है कि निकोलस कोंडी, ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया, निकोलस कोंडी किसके शासन काल में आया था। तो निकोलस कोंडी जो था वो देवराय प्रथम के शासन काल में आया था।
निकोलस कोंडी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कहां का था? इटली का था। ये एक यात्री था। और दूसरा इसके बाद में शासनकाल आता है देवराय द्वितीय। इनका जो शासनकाल रहा है वो 1422 से लेकर के 1446 तक। इन्होंने गजवेटकर की उपाधि धारण किया था। इन्होंने जो है वो गजवेटकर की उपाधि या इमादी देवराय की उपाधि धारण किया था। कभी कभी इमादी देवराय पूछ लेता या फिर गजवेटकर, हाथी को हरा देने वाला, मारने वाला गजवेटकर। तो इस तरीके से जो है पूछा जाता है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और देखा जाए तो एक प्रश्न इससे और भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अब्दुल रज्जाक नामक एक फारसी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक नामक फारसी जो यात्री था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ये देवराय द्वितीय इसका सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक। तो इस तरीके से अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में और निकोलस कोंडी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है भारत आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देवराय एक बार फिर से एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। देवराय प्रथम निकोलस कोंडी कहां का था? इटली का था। अब्दुल रज्जाक कहां का था? फारसी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और ऐसा माना जाता है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय इस संगम वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या करके पूरे तरीके से एक नए वंश का उदय होता है। उसका नाम था सालुव वंश। ये सालुव वंश जो था ये इसी की हत्या करके विरूपाक्ष द्वितीय को जो है मार डाला गया और मार करके एक नया वंश का उदय होता है जिसका नाम है सालुव वंश। और इसका संस्थापक जो था वो सालुव नरसिंह था। सालुव नरसिंह इस सालुव वंश का संस्थापक था। लगभग 20 वर्षों तक ये चला था। मतलब 1485 से 1505 तक, बहुत ज्यादा नहीं चला था, लेकिन था ये भी बहुत प्रतापी शासक था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है कि सालुव वंश मिलान करने के लिए आता है। पूछा नहीं था, मिलान करने के लिए आता है। तो सालुव वंश संस्थापक सालुव नरसिंह था या नरसिंह करके आता है। कोई जरूरी नहीं सालुव नरसिंह आए, नरसिंह भी आ सकता है। और दूसरा था तुलु वंश। और तुलु वंश के जो संस्थापक थे ये वीर सिंह नरसिंह थे। ये 1505 से 1565 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। तो चूंकि वीर सिंह नरसिंह जो थे इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो किस वंश के थे? तुलु वंश के। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्योंकि इसके तुलु वंश के ही एक शासक रहे हैं जो कि कृष्णदेवराय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के सबसे दक्षिण भारत के सबसे प्रतापी शासक, किसी वंश के नहीं, जितने चारों वंश हैं उनमें से सबसे प्रतापी शासक जो रहे हैं वो कृष्णदेवराय हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। वो किसके थे? तुलु वंश के थे। उसी तुलु वंश के जिसके वीर नरसिंह संस्थापक रहे हैं। कितने दिन? 1505 से लगभग 1565 ईस्वी तक जो है ये तुलु वंश चला था। और वीर नरसिंह की जब मृत्यु हो जाती है, इनके छोटे ही भाई थे कृष्णदेवराय, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इस तरीके से कृष्णदेवराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक, लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। उन हालातों में 20 वर्षों तक शासन किया था जब उस समय बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। और देखा जाए तो उस समय इसका शासनकाल 20 वर्ष तक चला था जब पुर्तगाली धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे थे दक्षिण भारत में। पूरे तरीके से जो है धीरे धीरे पुर्तगाली भी अपना पैर पसार रहे थे। और उधर बहमनी साम्राज्य बार बार आक्रमण कर रहा था और संकट की घड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है कृष्णदेवराय ने बहुत बढ़िया शासन किया था। इस शासक के बारे में तो बाबर ने अपनी एक रचना में किया था कि दक्षिण भारत का कृष्णदेवराय एक बहुत ही प्रतापी शासक था। बाबरनामा में उसने अपने जिक्र किया हुआ है। सोच सकते हैं कि कितना प्रतापी और कितना महान शासक रहा था ये। बाबर ने जिसका बखान किया था कि दक्षिण भारत में एक शासक है जिससे रूह कांपती है किसी भी योद्धा की, तो उसका नाम था कृष्णदेवराय। सोचिए 20 वर्ष तक इसने, 20 साल तक इसने शासन किया था। तो इसकी कुछ इसको ये भी कहा जाता है तेलुगु साहित्य का गोल्डन जो एज था वो इसी के शासनकाल में था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
वो सबसे पहला ये है कि इसने जो है तेलुगु साहित्य का विकास बहुत तीव्र गति से किया और इसीलिए तेलुगु साहित्य के विकास का जो गोल्डन एज है वो इसी के शासनकाल को माना जाता है, कृष्णदेवराय के। दूसरा, ये तो सब जानते हैं विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक अब तक हुआ है कोई तो कौन है, कृष्णदेवराय। तीसरा है अमुक्तमाल्य की रचना इसने किया था, ये भी पूछा गया, तेलुगु भाषा में लिखा गया। अमुक्तमाल्य किसकी रचना है, कृष्णदेवराय की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। दूसरी चीज, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर, ये तो भाई कई बार पूछ लिया गया है, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया है। विठल स्वामी मंदिर तो यूपीएससी के एग्जाम में पूछेगा, मिलान करने वाले में पूछा गया है। तो ये हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है इसी कृष्णदेवराय ने किया था, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक था विजयनगर साम्राज्य का। और पूछा जाता है कि नागलपुर शहर का निर्माण किसने कराया था, तो नागलपुर शहर का भी निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेवराय ने कराया था। दूसरा है, इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टछाप नहीं अष्टदिग्गज पूछ लिया जाता है, ये भी कई बार आया हुआ है। अष्टदिग्गज जो कवि हुआ करते थे किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेवराय के। और उसी अष्टदिग्गज में एक थे जिनका नाम तेनालीराम था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो तेनालीराम को कभी सांप काट लेता है, कहीं जा रहे होते हैं, खेलते की जात रंग मेरे पर की, एकदम बढ़िया हीरो बना और बुद्धिमान भी रहे, चतुर चालाक भी थे, लेकिन चतुराई कहीं कहीं नहीं रहती, थोड़ा अंधेरा था। अब पूंछी पड़ गई उनके गोल और ठक से काट लिया तेनालीराम, और तेनालीराम का काम तमाम हो गया। तो तेनालीराम बहुत ही चतुर चालाक होशियार कवि थे इसी कृष्णदेवराय के जो है शासनकाल में। तो इस अष्टछाप, अगर अष्टदिग्गज कवियों की बात की जाए किसके शासनकाल में रहते थे, तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे आंध्र भोज और अभिनव भोज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है। आंध्र भोज अभिनव भोज की उपाधि किसने धारण किया था, कृष्णदेवराय ने। आंध्र भोज क्यों, क्योंकि एक बहुत ही दक्षिण भारत के एक राजा हुआ करते थे, राजा भोज, उन्हीं के नाम पर जो है परमार वंश के थे। राजा भोज जो है वो परमार वंश के थे और उन्हीं के नाम पर जो है आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि इसने धारण किया था, कौन, कृष्णदेवराय ने। आगे चलते हैं। तो तेनालीराम जो है इसी के दरबार में थे, ये प्रसिद्ध कवि और इसके सलाहकार भी थे, किसके, कृष्णदेवराय के। और विकट कवि या विदूषक कवि की अगर पूछ लिया जाए कि विकट कवि की उपाधि या विकट कवि किसे कहा गया है, विदूषक कवि किसे कहा गया, इन्हीं तेनालीराम को ही। इन्हीं अष्टदिग्गज में रहते थे, दिग्गजों में 8 और 8 में तेनालीराम सबसे प्रमुख, जिनका फटार डस लिया, उसी के डसने से इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत विकट कवि इनको कहा गया है, विदूषक कवि कहा गया है, किसको, इन्हीं को, तेनालीराम जी को। प्रसिद्ध कवि के साथ साथ सलाहकार भी थे इसके, कृष्णदेवराय के। और भाई जिसके साथ, जिस शासक के साथ तेनालीराम जैसा सलाहकार हो तो भाई तो ग्रेट होगा ही। और एक सबसे महत्वपूर्ण है गोलकुंडा का युद्ध। ये तो कई बार पूछा गया है, गोलकुंडा का जो युद्ध है वो कुली कुतुब शाह और कृष्णदेवराय के बीच में 1513 ईस्वी में लड़ा गया था। तो 1513 में जो है गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह जो कि बहमनी साम्राज्य के शासक थे, उन्हीं के बीच में जो है लड़ा गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। तो अब जैसे सबके शासनकाल में कोई ना कोई आता है, भाई इनके भी शासनकाल में कोई ना कोई तो आएगा ही। तो देखिए तो भाई देखिए सबके शासनकाल में कोई ना कोई आएगा, क्योंकि राजा महाराजा है, कोई ना कोई दैवे करेगा। इनके शासनकाल में भी आए थे। एक यात्री था जो है डोमी गोस्पायस और दूसरा था बारडोसा। तो ये बारडोसा जो कि पुर्तगाल से आया हुआ था और डोमी गोस्पायस, ये दोनों पूछा जाता है कि किसके दरबार में आए थे, तो कृष्णदेवराय के दरबार में दोनों कवि आए हुए थे। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सदाशिव था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो सदाशिव था। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये तो कई बार पूछा ही गया है, 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध तो अनगिनत बार पूछ लिया गया है,
पीसीएस की एग्जाम में भी पूछा गया और यूपीएससी में भी पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में किसके किसके, वो तो सब लोग जानते हैं, बहमनी राज और विजयनगर के बीच में ही होगा। लेकिन विजयनगर का शासक कौन था उस समय? तो उस समय जो शासक था वो सदाशिव था और इसका जो मंत्री था वो राम राय था। राम राय जो था इसका मंत्री था, जो कि इस तालीकोटा के युद्ध का नायक भी था। उसी के अगुवाई में ये युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। बहमनी साम्राज्य की उस समय कई खंडों में टूट गया था और विजयनगर साम्राज्य का उस समय अंतिम शासक जो था वो सदाशिव, इन्हीं के दोनों के मध्य हुआ था। और इसका जो सलाहकार था और मंत्री राम राय, जो कि सदाशिव के मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा था। तो तालीकोटा का युद्ध जो हमने बताया कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। यही अंतिम शासक भी था इसका। और जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है, इसका अंतिम, चूंकि यही अंतिम शासक भी था, इसका जो मंत्री था राम राय कुछ दिन तक 2-4 साल तक बेचारा शासन करता है, लेकिन इसके बाद में शासन चल नहीं पाता है। और फिर आरबीडू वंश का उदय होता है, जो कि 1570 से 1650 ईस्वी तक चलता है और जिसके संस्थापक तिरुमल या अचित तो कहीं लिखा रहता है, ये पूछ लिया गया है कभी कभी, तो तिरुमल या अचित दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये इसके संस्थापक रहे हैं। और तालीकोटा का युद्ध इसके बारे में कहा गया है कि राजसी और तगड़ी के मैदान में हुआ था। राजसी और तगड़ी का मैदान था, उसी मैदान में ये तालीकोटा का, बहुत महत्वपूर्ण है ये तालीकोटा का युद्ध। तो कहां हुआ था? राजसी और तगड़ी के मैदान में हुआ था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर की साम्राज्य के मध्य हुआ था। और बात आती है रिजल्ट की, या तो हार होगी या तो जीत होगी। तो चूंकि ये जो आपका सदाशिव था, ये उस समय वृद्धावस्था में था, लड़ नहीं पाया जाता। अब बड़ौती भाई को जीत पाए भाई, बिल्कुल मानता हूं कि चलो राम राय थे, लेकिन उतना हद तक ये लड़ नहीं पाए। और विजयनगर का वहां पर क्या होता है? विजयनगर की हार होती है, बहमनी साम्राज्य की जो है जीत हो जाती है। तरीके से जब ये विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है, ये बहमनी साम्राज्य जीत जाता है, धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगता है। और जो विजयनगर साम्राज्य का भी बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, इसका धीरे धीरे जो है अंत हो जाता है। और अगला जो है